क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। प्रश्न है आपका कि कुल तत्व की संख्या बताइए यदि n बराबर 4 के पश्चात कोई तत्व प्रकृति में अस्तित्व में न हो। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि यदि n इक्वल टू 4 यानी चौथे कोश के बाद कोई कोश हो ही नहीं तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी। देखिए यदि आप इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं, आपको n बराबर 1, 2, 3, 4 इन सभी कोश के अंदर n क्योंकि मुख्य क्वांटम अंक है, यह कोश को प्रदर्शित करता है, तो आप प्रत्येक कोश के लिए यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें और उन सबका योग कर लें तो आपके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब ये हुआ उतने ही उतने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि जब तक किसी परमाणु में आवेश नहीं होता तब तक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं, इनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n बराबर 4 तक 60 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 60 प्रोटॉन भी आ सकते हैं, और प्रोटॉन होता है परमाणु क्रमांक। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम n बराबर 4 तक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लें तो आपके पास और उनका योग कर लें तो आपके पास टोटल कितने तत्व होंगे उसकी संख्या आ जाएगी। अब ये देखें, सबसे पहले ये नाभिक है, केंद्र में नाभिक के बाद पहला कोश K कहलाता है, फिर दूसरा वाला L, फिर तीसरा M और फिर N। स्मॉल n जो है वो कोश को प्रदर्शित कर रहा है, यानी K की बात हो रही है मतलब पहले कोश की n बराबर 1, L का मतलब दूसरे कोश की बात हो रही है n बराबर 2, और यदि स्मॉल n दिया हुआ है, n का मान यानी कोश आपको बता रखा है और आपको कहा जाए कि उस कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2n² फॉर्मूला लगाकर हम प्रत्येक कोश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो K कोश के लिए आती है 2, L कोश के लिए 8, M कोश के लिए 18 और N कोश के लिए 32, और इसका योग कर लिया जाए तो आपके पास आता है 60, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही है जब तक परमाणु में आवेश नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल अगर n बराबर 4 के पश्चात कोई भी कोश नहीं हो तो कुल तत्वों की संख्या 60 होगी। इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। इस क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, पांचवे को लास्ट में। छठा क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा यदि उस परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के क्वांटम अंक का मान दिया हुआ हो। मान ये है। तो देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है वो यह है कि किसी तत्व का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम जो है, अंतिम उपकोश जो है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम अंक का मान दिया हुआ है, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आप देखें कि आप सबसे पहले जो क्वांटम अंक दे रखा है उससे हम उसका अंतिम कोश के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या होगा वो देखें आप। जब भी क्वांटम अंक दिया हुआ हो इस तरीके से, तो n बराबर 4 है तो सबसे पहले आप 4 लिख लें। उसके बाद आपके पास l कितना है 1, l इक्वल टू 1 किसके लिए होता है p के लिए, तो आप p लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए m इक्वल टू -1। देखिए p ऑर्बिटल जब आप बनाते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, तो हम p ऑर्बिटल इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ, और s इक्वल टू हाफ। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात, तो वो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्योंकि हम इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए -1 लिखते हैं। तो अब आप देखिए कि 4p1 दिया हुआ है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है। तो हम इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, क्या होता है इससे पहले जो होता है। तो आप देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d 10 और 4p में हमको बता रखा है 1 है। तो आप ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए कितने हो रहे हैं, 10 12 18 20 और ये 10 कितने हो गए 30 और एक इलेक्ट्रॉन p वाला, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 31 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल है, तो ये परमाणु क्रमांक भी हो गया। तो ये जो तत्व बता रखा है, ये जो हमसे तत्व पूछा गया है, ये होगा, इसका परमाणु क्रमांक होगा 31। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से सॉल्व होगा, गैलियम का होता है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस ऑर्बिटल के लिए m-2 संभव नहीं है। तो आपको ये प्रश्न देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि m इक्वल टू -2, m का मतलब हुआ चुंबकीय क्वांटम अंक। तो हम देख लेते हैं कि m-2 किसके लिए संभव नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन है डी हम जब बनाते हैं तो आप देखें डी को हम इस प्रकार से बनाते हैं 1 2 3 4 5, इसके लिए 0 -1 -2 +1 +2 फॉर डी। एफ की बात करें तो हम ऑर्बिटल होते हैं उसमें टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। उसी प्रकार से जी जो होगा उसके अंदर, ये एफ के बाद वाला है, उसमें 9 होंगे। थोड़ा सा आप देख लें ड्राइंग, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये देखिए आप, ये 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 और +4 और लास्ट है आपका P। अब इसको देखें, P आप कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप 0 लिखते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 0, इसके लिए होता है -1 और इसके लिए होता है +1। अब देखिए आप कि इन सबको देखने के बाद आपको पता लगेगा प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस ऑर्बिटल के लिए m-2 संभव नहीं है। सबसे पहले हम डी को देख लेते हैं। आप देखिए डी के लिए -2 है। अगर हम f की बात करें, ये f है, ये g है और ये p है। तो इसके लिए बात करें तो ये देखिए ये f के लिए भी -2 पॉसिबल है। अगर हम g की बात करेंगे तो g के लिए भी -2 पॉसिबल है, लेकिन p ऑर्बिटल के लिए -2 पॉसिबल नहीं है, -1 ही हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका है आंसर डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं, और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट, एक फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि आपको किसी भी तत्व का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला है n+2 ब्रैकेट बंद और ये पीछे लगता है म्यू बी। देखिए म्यू बी जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, और इसको बोर मैग्नेटोन कहते हैं। तो कई परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, तो उसका सही जवाब है बोर मैग्नेटोन। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसी भी तत्व का यदि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n+2। ध्यान रहे कि ये
मुख्य क्वांटम अंक नहीं है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p3। तो 72 कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, 2s2 2p3। अगर इसको ऑर्बिटल फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये देखिए, ये 2s को बनाया, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और ये 2। उसी तरीके से 2p3 को हम ऑर्बिटल के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आप देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p है, 1 2 3 इस तरीके से भरा जाएगा। तो इसमें अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, 3। तो जब आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को कहा जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2n+1 2 ब्रैकेट n+2। तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 + 2 और ये हो जाएगा √15 μ b। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न है कि यदि किसी तत्व में तत्व m, कोई तत्व है m, उसके ऊपर X+ यानी ये उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, परमाणु क्रमांक 25 है। देखिए आपको हिंट दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक 25 है और उसके द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है वो √15 है। तो X का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक 25 दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक 25 का मतलब ये मैंगनीज की बात हो रही है, Mn की, ठीक है, ये 25 है। हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। 72 कोश में इस तरीके से है। आप ध्यान से देखें कि 4s2 को हम ऑर्बिटल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, 4s। उसी प्रकार अगर हम 3d को लिखें तो आप देखें ऑर्बिटल फॉर्म में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 5, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और ये 3d। अब देखिए प्रश्न क्या कहा, परमाणु क्रमांक 25 है, आपको पता लग गया ये मैंगनीज की बात हो रही है। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो √15 बता रहा है और m के ऊपर x है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जस्ट अभी अपन ने पढ़ाई है, उसका फॉर्मूला होता है √n फिर n+2 μ b। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि n का मान अब आपको ये टोटल जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, √15 के बराबर। ये √15 कब आ सकता है, जब n का मान हम रखते हैं, n का मान यदि हम 1 रखें, सबसे पहले हम करते हैं n का मान यदि 1 रखें तो देखिए आप क्या होगा, 1 1 + 2 तो ये तो हो जाएगा √3, जो कि गलत है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखें आप 2 2 + 2 ये हो जाएगा √8 हो जाएगा। इसके बाद है n = 3